नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, सीटेट 2021 में जो पेपर हुआ था यानी प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेडागोजी को समझते हुए चलेंगे। पीआईजे की वीडियो में मैं आपको कराई थी, वहाँ से आपको कितनी समझ है, कितनी नॉलेज है, वो आपको टेस्ट करते चलेंगे। दोस्तों, क्वेश्चंस पूरे 30 होने वाले हैं और 30 में से आपको 30 लेके आने हैं। समझते हुए चलेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करते हुए चलेंगे, ठीक है। दोनों तरह के बच्चों को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी में पढ़ लेता हूँ पहले। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, यानी कि टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम्स, ए टीचर शुड क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए, वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। ठीक ऑप्शन लग रहा है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। इंग्लिश में पढ़ते हैं, कैटेगराइज एंड लेवल स्टूडेंट्स। बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तीसरा है कि विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए, पॉजिटिव है, जिससे वे परिचय करने में सशक्त हो, यानी कि प्रमोट करना चाहिए डायलॉग एंड डिस्कशन। बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, ये भी चल जाएगा, पहला वाला भी चल जाएगा। और चौथा है कि कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके, यानी कि इग्नोर डाइवर्सिटी, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल नहीं लेंगे इसको, ठीक है। तो हमारा कौन सा पहला सही हो जाएगा और तीसरा, यानी कि आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पॉजिटिव पॉइंट है उसको देखते ही तुरंत पकड़ लेना चाहिए आपको, तुरंत ही पकड़ में आ जाएंगे और आपको पेडागोजी की अच्छी समझ होगी, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स देख के ही आपको पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा निकल के आ रहा है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट से करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेड एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? कि मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू सेट मॉडरेटरी चैलेंजिंग गोल्स एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट, यानी कि ये कह रहा है कि विद्यार्थी को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना, ठीक सही ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है कि कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। कोलैबोरेटिव कह रहा है, कोलैबोरेटिंग आएगा, यानी कि पॉजिटिव है, ठीक। तीसरा है अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके समूहकाई चुनौतियों को समझना, उनको सही है। इन टॉक टू लर्नर्स, उनको समझना, अंडरस्टैंड करना उनके नीड और चैलेंजेस को, जो उनको उनके द्वारा फेस किया था, उनको समझना, उनको सही, पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ठीक है। चौथा है कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाद ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, इससे अध्यापक को उनको अधिक ध्यान ना देने पड़ती, ये नेगेटिव आ गया। यानी अध्यापक को आपको सब कुछ मानना है और अध्यापक को, और जैसे अध्यापक का बोझ कम करना हो, या अध्यापक अपने ऊपर किसी चीज़ को, बच्चों को गलत समझो और बच्चे की गलतियाँ निकाले, वहाँ आपको बिल्कुल जाना ही नहीं है। सारी गलती अध्यापक की है, बच्चा बिल्कुल भगवान के समान, बस ये मान के चलना है। पहले आपकी 2 मिनटों में, सेकंड्स में आपके आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक। अब इसी में कौन सी नहीं है? तो ये वाली सही नहीं है, चौथी, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, चौथा, दूसरे का चौथा आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामयिक अवस्था को कोई संबंध नहीं है, कोई भूमिका नगण्य है, यानी कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, या कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, या एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य और सामयिक अवस्था का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा, इसका एग्जांपल जैसे समझते कैसे हैं? देखिए, जब भी आप कभी बीमार पड़ते हैं या आपका स्वास्थ्य कभी खराब होता है, तो क्या अभी आपका पढ़ने में मन लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है ना। तो जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं होता है, शरीर से आपके शरीर स्वस्थ और सामयिक अवस्था, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट, अब इसमें कह रहा है कि आपको अधिगम कैसा करना चाहिए बजाय इसके, यानी कि अब कौन सा करना चाहिए? फेयरफुल, गलत है, कट जाएगा, ठीक। कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कह सकते हैं। अब कह रहा है दूसरा, ये चौथा, ठीक कह सकते हैं। कोलैबोरेटिव, कॉम्पिटिटिव, कोलैबोरेटिव हो सकता है, ठीक। कॉम्पिटिटिव या फैसिलिटेटिव, तो कॉम्पिटिटिव भी थोड़ा सा गलत ऑप्शन इसमें लग रहा है, ठीक है। तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए किसकी रचना करनी चाहिए? लगा के देखिए, आंसर देखते हैं। सहयोगी की बजाय प्रतिस्पर्धी, है ना। सहयोगी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय किसके? प्रतिस्पर्धी, यानी कि कॉम्पिटिटिव जो एक तरह का इन्वायरमेंट बनता है, उसके बजाय किसकी? सहयोग, यानी सहयोग से अब काम करते हुए चलेंगे, सहयोग से जो बच्चे करते हैं,
सहयोग से बच्चे बच्चे पढ़ाई करते हैं, सहयोग से बच्चे कुछ सीखते हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली भी होता है और बच्चों के मीनिंगफुल भी होता है। तो ये इसका आंसर कौन सा सी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, अगला 5वां क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? कौन सा है? ऐसे कार्य देना जो बहुत सरल हो, ये नहीं हो जाएगा। प्रतियोगिता के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना, चलो सही बोल सकते हैं। अब क्या कह रहा है, पाठ उपलब्ध कराकर, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रही हो। ठीक है, सही लग रहा है ये ऑप्शन, ये भी सही लग रहा है। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण देने पर बल देना, ये तो वैसे भी कट जाएगा। आपको इन दोनों में से चूज़ करना है कौन से हो। ये क्या है कि रीड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि बहुत सारे अवसर देना, ये हो जाएगा। या प्रोवाइडिंग स्कोप फील्डिंग स्पेशली व्हेन स्टूडेंट फॉर्म अ न्यू स्किल। तो आपको सबसे अप्रोप्रिएट ढूंढना है, यानी सबसे सही ढूंढना है, सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा इसमें से। तो सबसे प्रभावशाली उपलब्धि कौन सी हो जाएगी कि बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा, स्केप फोल्डिंग वाला अगर आपको लग रहा हो तो ये आप तभी लगाना इस तरह से। स्केप फोल्डिंग किस में आता है, पहाड़ उपलब्ध कराने, नहीं किसमें, बायोस्की में आ रहा है। बायोस्की के लिए इसमें कुछ ऐसा बोला तो नहीं गया स्पेशल कि बायोस्की का ही लगाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा आंसर हमारा कौन सा ही होगा, दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे ध्यान देना आपको, विशेषकर ध्यान होता है बच्चों को पूरा आंसर गलत हो जाता है नहीं के चक्कर में। ठीक, ध्यान रखना क्या नहीं है सही, कि बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियपूर्वक सोचते हैं, यानी एक्टिवली सोचते हैं। ठीक है, तब और उसमें अन्वेषण यानी कि लालसा होती है, बिल्कुल सही बात है। अर्ज होता है उनको एक्सप्लोर करने का, अर्ज होता है, बिल्कुल सही बात होता है, ये ऑप्शन सही है हमारा। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यूरियस होते हैं बच्चे, क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में। बच्चे अपने आसपास की विभिन्न घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, बिल्कुल सही बात है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ऑन थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यानी पियाजे की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। देखो यहाँ बच्चे के लिए नेगेटिव बात होगी कि बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते, क्योंकि पियाजे के अनुसार क्या है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, है ना, ये भी सही हो जाएगा। ये सही मतलब ये मतलब पियाजे के अनुसार तो ये सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ आंसर गलत हो जाएगा। ये अगर बच्चों प्रत्यय नहीं सोच सकते, यानी बच्चे के बारे में गलत बात हो रही है, वो बर्दाश्त नहीं होगी। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा चौथा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम कैसी है, एक सरल और व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जटिल निष्क्रिय है, जटिल है सक्रिय, सरल रैखिक है। या इंग्लिश में देख लेते हैं, सिंपल है, इंडिविजुअल है, कॉम्प्लेक्स है, पैसिव है, कॉम्प्लेक्स है, एक्टिव है, या सिंपल है, लीनियर है। तो अधिगम कैसी है, अधिगम हमेशा याद रखना, याद करने के लिए चीज़ समझ लो या आप सरल समझ लो। अधिगम क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल सही है, ठीक है, ठीक है। व्यक्तिगत तो नहीं है, निष्क्रिय बिल्कुल भी नहीं है, और रैखिक का कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा चीज़ हमारा जटिल और सक्रिय, सक्रिय तो होती है उसके संग जटिल होती है। अधिगम को सरल मत समझ लेना आप, ठीक है। अधिगम एक सरल प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आसान से आंसर होते हैं, देखते ही आंसर लग जाते हैं, और आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। कौन सा है, ए टीचर शुड क्या करना चाहिए, द सोशल कल्चरल रिलेशन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन आर क्लासरूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापक को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को, यानी कि कुल मिला के ये कह रहा है कि जो विविधता डाइवर्सिटी होती है बच्चों में, अलग तरीके समाज की यानी सोशली हो, सांस्कृतिक हो, कल्चरल डाइवर्सिटी हो, धार्मिक हो या भाषाई हो, ये अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग भाषाई वाले बच्चे आते हैं, तो उनको समझना चाहिए। चलो ठीक है, अनदेखा करना नेगेटिव हो गया, टालना बिल्कुल ऑपोजिट, तीनों ही नेगेटिव है। आसानी से आंसर हमारा कौन सा आएगा, चौथा, 8वें का पहला समझना, बिल्कुल सही है। तो देख लो क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाते हैं, बस पॉजिटिव नेगेटिव उसके बाद थोड़ा सी समझ होनी चाहिए पेडागोजी की। अगला क्वेश्चन है, इन्हें कौन सी क्लासरूम है जिसमें टीचर्स एडेप्ट देयर पेडागोजी एंड वेरी असेसमेंट टू केटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसी कौन सी क्लास होती है इसमें जो अध्यापक होते हैं क्या करते हैं, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत जो लोग होते हैं, व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार अपने क्या परिवर्तित करती है, किसको परिवर्तित करती है, अपनी आकलन की विधियों को, यानी कि टीचर यहाँ पर अच्छा रोल है। तो कौन से ऐसी विधियों की, देखो टेक्स्ट बुक सेंट्रिक इसमें बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि पाठ्य पुस्तक के नहीं होगी, बिहेवियरिस्टिक व्यवहारवादी बिल्कुल नहीं होगी, टीचर सेंट्रिक बिल्कुल नहीं होगी, प्रोग्रेसिव में आ जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा एक आपका टॉपिक है सीटेट में। प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका क्या करेगी कि बच्चे की जो ज़रूरत है, अरे बच्चे को ज़रूरत है उसके हिसाब से तो आप पढ़ाएंगे। अगर और क्या बोल रहे हैं कि आप व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। अगर किसी बच्चे को एक विधि समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी विधि परिवर्तित करेंगे, ठीक है। किसी दूसरे बच्चे के लिए और विधि आप अपनी परिवर्तित कर देंगे, यानी बदल देंगे, चेंज कर देंगे। तो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से आप
किसी भी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आप अध्यापक विधियाँ हैं या फिर जो आपकी आकलन की विधियाँ उनको आप परिवर्तित करनी चाहिए, और यही आपको क्या प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलता है, प्रगति शिक्षा यही बोलती है आपकी कि आपको परिवर्तित करना चाहिए। तो हमका आंसर हो गया हमारा चौथा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल, यानी बच्चों का विद्यालय में असफल होना। अब देखिए ये बात बच्चे के ऊपर आप डाल के नहीं कहेंगे, आप टीचर के ऊपर डाल दीजिए, बस आंसर आपका निकल आएगा। क्या करता है कि साबित करता है बच्चों में आनुवंशिक कमियाँ हैं, गलत है, यानी कि ये कह रहा है कि प्रूव दैट चिल्ड्रन हैव जेनेटिक बर्थ डिफेंस, ठीक, गलत हो गया। सिग्निफाइज दैट पेरेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू सपोर्ट देयर चिल्ड्रन, के अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता पाने का सामर्थ्य नहीं, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हो गया। प्रस्ताव करता है कि बच्चे के वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। ये करता है सजेस्ट कि जो चिल्ड्रन डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, वो लर्निंग के कैपेबल नहीं है, गलत है, बच्चों के बारे में बिल्कुल बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चौथा क्वेश्चन कहता है कि इंडिकेट दैट स्कूल हैज नॉट बीन एबल टू कैटर टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ दीज चिल्ड्रन, यानी कि विद्यालय क्या है, विद्यालय इन बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। सारी बात विद्यालय पर डाल दीजिए, टीचर पर डाल दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वर्किंग ग्रुप्स टीचिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर चिल्ड्रन, ये मतलब ग्रुप में काम करके और टीचिंग और हेल्पिंग और दूसरे बच्चों की मदद करके क्या करते हैं कि समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, जब बच्चे एक दूसरे समूह में पढ़ाते तो क्या होता है, बच्चों का धन भंग हो सकता है, बिल्कुल नेगेटिव हो गया। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, यानी कि कम्पिटिटिव टेंडेंसी होती है, बिल्कुल सही है। नहीं सॉरी, एक वर्ड आप पूरा पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ा नहीं, कि जो अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है, ये यहाँ तक तो पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ नेगेटिव हुआ कि अधिगम में विघ्न उत्पन्न करती है, ऐसा नहीं होता। कम्पिटिटिवनेस होती है तो बच्चों में बच्चे उत्साही होते हैं, यानी बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है कि अब मेरे को नहीं आ रहा तो मैं कोशिश करूँगा इससे अच्छा करने की, है ना, तो एक हेल्दी कंपटीशन होता है उत्पन्न। ठीक है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया आक्षेप कर सकते हैं, यानी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या बच्चे ग्रुप में पढ़ना पसंद करते हैं, तो जब कोई बच्चा अपने समूह या साथी के पीर ग्रुप में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जैसे किसी बच्चे ने उसको क्वेश्चन पूछे या आपने किसी बच्चे ने कुछ दूसरे अपने संग के साथी से पूछते हैं, तो अगर उनमें कोई प्रोसेस होती है तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि उनको उसकी नॉलेज का पता चलता है। कहते हैं ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक उसी तरह जब बच्चे एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे कि उसको समझाने का तरीका क्या है या हमारे समझने का तरीका क्या है, हमारी क्या गलती है, उसका बेहतर है, तो इससे क्या होता है, बच्चे अपने जो सोचते हैं उसको रिफ्लेक्शन मिलता है, अपने बारे में फीडबैक खुद ही मिल जाता है, तो वो एक पॉजिटिव है। ठीक है, और क्या करते हैं, संज्ञानात्मक क्रियाकलाप को उच्च स्तर पर पहुँच सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल पहुँच सकते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न होती है, बिल्कुल नेगेटिव हो गया, ये 3 नेगेटिव, यानी ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय कैसा है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, कोई भूमिका नहीं है, बताओ, ये तो कोई ऐसी कैटेगरी कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्राथमिक है, द्वितीयक है। देखिए प्राइमरी रोल हमेशा परिवार का होता है, पड़ोस का होता है, परिवार और पड़ोस, ठीक, इसका हमेशा प्राइमरी रोल होता है। बाकी के सामाजिकरण में अगर बात की जाए तो विद्यालय होता है वो द्वितीय कारक आ जाता है, द्वितीय कारक के रूप में आ जाता है, यानी सेकेंडरी एजेंसी हो जाएगी। ठीक है, सही है बिल्कुल। अब आ गया विच द फॉलोइंग थ्योरिस्ट प्रपोज डेट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ एडल्ट्स, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था या प्रस्तावित किया था कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। किसने कहा था, गॉर्डनर ने कहा था, कोइलबर्ग ने कहा था, पियाजे ने या बायोस्की ने। इसका आंसर सी है, जीन पियाजे, अगर आपको पता हुआ, क्योंकि इसका आंसर आपको पता होगा, जीन पियाजे तो है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें पैडागोजी वाली कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही बोला था कि बच्चों, जैसे अब कैसा अलग है कि बच्चे जितना बच्चे सोचते हैं उतना ही बड़े सोचते हैं, जितना बड़े सोचते हैं उतना ही बच्चे भी सोचते हैं, लेकिन बड़े थोड़ा अच्छा सोचते हैं, यानी कि उनकी क्वालिटी बढ़िया होती है, और जो छोटे सोचते हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है। जैसे कि आप अब बिल्कुल देशी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम समझें कि जो बड़े होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, वो अगर एक किलो सोचते हैं, ठीक है, 1 किलो सोचते हैं, तो बच्चे भी 1 किलो ही सोचेंगे। इस मतलब किलोग्राम में ऐसा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, 1 किलो ही बच्चे सोचेंगे तो बड़े भी 1 किलो ही सोचेंगे। लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं, जो वयस्क होते हैं, 1 किलो अच्छा सोचते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो 1 किलो थोड़ा ख़राब सोचते हैं, थोड़ा सा यार क्वालिटी उनकी कम होती है, ख़राब नहीं बोल सकते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। अब विकास के बारे में आपको नियम उसके पता होंगे, है ना, तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं कि विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों का कार्य होता है, यानी कि डेवलपमेंट अकर्स इन नीट ऑर्डरली सेट ऑफ स्टेजेस प्री डिटरमाइंड बाई जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, विकास एक सरल और एक दिशी प्रक्रिया है, यूनिडायमेंशनल तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधता होती है, बिल्कुल सही बात है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है कि चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड फॉलो द सेम सीक्वेंस एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जो होते हैं, ये वाला आप हमारा ये थोड़ा सा विविधता होती है, ये सही बात है, लेकिन इसमें विकास के नियम के हिसाब से देखा जाएगा तो ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा कि जितने भी बच्चे संसार में होते हैं बिल्कुल सेम सीक्वेंस में होते हैं और उनका लगभग एक ही समय होता है डेवलपमेंट का। यानी कि अगर बच्चे शुरुआत में जैसे 6-7 महीने का बच्चा बालक बैठने लगता है और 9-10 महीने का बालक दौड़ने लगता है, तो संसार के लगभग सभी बच्चे इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये हमारा चौथा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य बाल्य अवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। यानी कि जो हमारा पीरियड है वो मिडिल चाइल्डहुड का कौन सा है कि रैपिड डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स एंड ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ। ठीक, अब क्या रहा है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। प्रतीकात्मक खेल का होना, ये तो नहीं होता क्योंकि ये हमारा शुरुआत में हो जाता है। ठीक है, 2 से 6 साल की उम्र में हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट इज दैट इज कॉन्क्रीट इन नेचर। ठीक है, जो विचार होते हैं वो प्राकृतिक रूप से मूर्त होते हैं, या ये आपको सोच लेनी चाहिए कौन सा है मध्य बाल्यावस्था। यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारे बात कर रहा है 6 से 8 वर्ष की बात में, तो हमारा कौन सा हो जाएगा। देखिए, ये जो विकास होता है ये तो आपका होता है, ये जो विकास जो पहला वाला जो होता है ये विकास होता है हमारा स्टेज पहली होती है पियाजे के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें पहला हो जाएगा आपका संवेदी गामा अवस्था होती है ना, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बहुत तेज़ी से विकास होता है। तो ये हमारा अमूर्त रूप से सोचने क्षमता विकास लास्ट में होता है, ये नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तर्क संगत विचारों का विकास। ठीक है, जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त होते हैं, यानी कि बच्चे ना लॉजिकली सोच सकते हैं लेकिन उन चीज़ों के बारे में जो उसके सामने होती है, बस इसका मतलब ये है सीधे सीधा कि डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थॉट डेट इज कंक्रीट नेचर। जो आपके सामने हैं उनके बारे में बच्चे लॉजिक लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी जीन पियाजे की अगर 4 स्टेज आपने पढ़ी होंगी, अच्छे से समझे होंगे, तो आप बता सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला था चौथी अवस्था में। देखो, संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता, यानी कि को श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, ये बोल रहे हैं, गलत बात है। ये कैन नॉट कंजर्व, क्लासीफाई एंड सीरिएशन, ये आपका तीसरी अवस्था में आता है, यानी कि कॉन्क्रीट वाले में आता है। कॉन्क्रीट को हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना, उसमें आ जाता है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना, ये शुरुआत में आ जाता है, ये शुरुआत में आता है। ठीक है, यानी कि हमारा संवेदी अवस्था में ही आ जाता है। अब क्या करा है, आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए ये वो आ गया, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिगप्ति चिंतन करने में समर्थ। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगर पढ़ा होगा तो आपने बिल्कुल सीधे आंसर एक बार में ही लगा दिया जाएगा। ठीक, सेंट्रेशन से बाउंड होते हैं वो आपको SPC, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय, अच्छा इसका मतलब मोटा मोटा ये कहना चाहते हैं कि अगर हम समाज के नियमों को ध्यान में रखेंगे, समाज के सभी जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, और उसको ध्यान में रखकर चलेंगे तो उससे एक पॉजिटिव वातावरण बना रहेगा, यानी कि कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा। समाज क्या है, समाज को सबसे ऊपर बनाए रखते हैं। तो ये कौन सा स्टेजेस है, कौन से मतलब उसमें स्टेजेस के उसमें आ जाएगा। तो देखिए, यांत्रिक दी इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, ये नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपने पढ़ा हुआ समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यूनिवर्सल वाला बिल्कुल लास्ट उसमें आता है, ये नहीं होगा। ठीक, और दंड और अंगा पालन, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में होता है, ये भी नहीं होगा। सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास, यानी कि सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, यानी कि समाज के नियमों को बनाए रखने में ही भलाई है सबकी, और समाज के जो नियम होते हैं वो सभी की भलाई के अनुसार ही होते हैं। ये अवस्था होती है कोहेलवर्ग की, है ना, कि वर्तमान
सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक रहने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ये आपका चौथा आंसर हो जाएगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास यानी द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास यानी कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट कैसा होता है कि कंसिस्ट ओनली ऑफ क्वांटिटेटिव चेंजेस यानी केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, ऐसा नहीं होता है, गलत हो जाएगा। अनियमित और असंबंध होता है, ये भी नहीं, अनियमित तो नहीं होता है। धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बिल्कुल गलत है, माप सकते हैं, विकास को माप सकते हैं क्योंकि विकास में आपकी वृद्धि भी आ जाती है ना। और विकास को ये मत समझ लेना कि विकास वही वाला विकास होता है कि जो मानसिक विकास हो या फिर और जो भाषाई विकास हो, ठीक है, उसमें आपकी वृद्धि भी आ जाती है। और बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, बिल्कुल सही, मल्टी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि बाल्यावस्था की अवधि में क्या होता है, आपका बच्चे जो तो समूह में रहना पसंद कर देते हैं, तो समूह में बच्चे जब रहते हैं तो बच्चे की कई सारी परेशानी में आ जाती है ना, तो बच्चे बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा भी कर जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स होता है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अब क्या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इस क्या है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इसका देखो सीधे सीधे बता देता हूँ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता है कि ऐसा काम जो बच्चे बिना किसी सहायता के कर सकते हैं और ऐसा काम जो बच्चे किसी की सहायता से कर सकते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वही होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अब इसमें देख लीजिए कौन सा हो जाएगा कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन, हाँ देखो ये हो जाएगा, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। बिल्कुल देखिए, थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है हिंदी की, लेकिन इसका मतलब यही है कि ऐसा कार्य जो बच्चे बिना किसी की सहायता के कर सकते हैं और ऐसा एक कार्य और ऐसा एक सीमा जहाँ तक बच्चे किसी की सहायता से पहुँच सकते हैं, तो उन दोनों के बीच का चित्र हो जाएगा। देखिए समझाने के लिए डायग्राम बना के समझा देता हूँ, इस तरह से हो जाएगा, यानी कि द एरिया बिटवीन ए चाइल्ड करेंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस, जो भी इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस स्वतंत्र रूप से जो काम कर सकता है, मैंने आपको बताया, और एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डेट द चाइल्ड कुड हैव अचीव विद द हेल्प ऑफ अदर्स एंड मोर स्किल्ड पीयर्स, यानी किसी दूसरे ज़्यादा जानने वाले के साथ पहुंच सकता है। देखिए कैसे हो जाएगा, जैसे ये क्षेत्र हो गया आपका, यहाँ ये क्षेत्र है और एक ये क्षेत्र है, ठीक, और ये बालक है, ठीक है। अब ये यहाँ पर बालक है, यहाँ पर, ठीक है, बालक यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, लेकिन किसी की हेल्प से जा सकता है। यहाँ से बालक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से बालक यहाँ तक जा सकता है, लेकिन किसी की हेल्प से, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है यहाँ से लेके, एक मिनट चाहिए, इस तरह से ये वाला क्षेत्र होता है, यहाँ तक बालक किसी की सहायता से पहुँच सकता है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वाला हो जाएगा हिस्सा, ठीक। और ये वाला आप ये समझ रहे हो कि ये वाला ये मतलब सर्कल क्यों किया, तो ये वाला सर्कल, ये वाला वहाँ तक है, ये क्षेत्र यहाँ तक आप कैसे भी नहीं पहुँच सकते ना, मतलब एक लिमिट होती है कि आप यहाँ तक थोड़ा मेहनत करें या थोड़ा किसी और की सहायता लें तो पहुँच सकते हैं। लेकिन ये वाला विकास का दायरा तो यहाँ तक होता है ना, मतलब वैसे विकास नहीं हुआ सकता, लेकिन एक मान लिया था कि विकास का दायरा वैसे यहाँ तक होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक होता है। लेकिन अगर एक मिनट थोड़ा फिर ज़रा हो गया, विकास का दायरा जो होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, लेकिन यहाँ तक आप किसी की सहायता से बाहर पहुँच सकते हैं, तो ये वाला बीच का क्षेत्र होता है वो आपको कौन सा होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। ज़्यादा समझाना हो जाएगा, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा की बात आ गई है। मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में अधिगम प्रक्रिया के दौरान यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, अब देखिए क्या है, इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग हाई एंड लो एंड नॉन अचीवर्स फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग फीडर टू पेरेंट्स, यानी कि अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। ठीक है, लेबलिंग या बच्चों को ना जैसे कैटेगराइज करना वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक मिनट के लिए क्वेश्चन हम रखते हैं डाउट में, मतलब क्वेश्चन नहीं, ये ऑप्शन डाउट में अगला पढ़ते हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापकों को अपनी शिक्षा सत्र पर विचारने में सहायक होता है। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, देखो ये रुकावट बिल्कुल गलत हो गया, सहायक नहीं है बिल्कुल गलत हो गया। अब ये तो हमारा कैटेगराइज वाली बात हो गई, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो ये हमारे आंसर कौन सा होगा, ये वाला। क्योंकि सही बात है कि अगर लर्निंग के दौरान अगर आप बच्चे से उसका फीडबैक जानने के लिए क्या करते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा होगी, उसमें क्या बोला गया कि अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो साथ साथ उसका फीडबैक भी लेना भी ज़रूरी है कि बच्चा क्या सीख रहा है और कैसा सीख रहा है और कितना गलत मतलब कितना सही सीख रहा है ना। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे
सिर्फ बच्चों का ही मूल्यांकन नहीं होता, इससे जो अध्यापक होते हैं उन्हें भी ये पता चलता है कि उनकी जो शिक्षण विधि वो कैसी है और कितनी प्रभावी है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गवर्नमेंट की बात आती है। हार्वर्ड गवर्नर थे, उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत दिए थे, कई सारे 8 दिए थे, 8-9। ठीक है, उसके अनुसार आपको जो मैच करना है कौन सा हो जाएगा। देखो, भाषिक होगी वो किस में होगी, भाषिक क्या मूर्तिकार में होगी, नहीं होगी, बिल्कुल गलती हो गया। शारीरिक गति संवेदनहीनता यानी कि बॉडीली काइनेस्थेटिक जो आपका जो, तो बिल्कुल सही है। एथलीट कैसे होते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक होते हैं। कैसे कि जैसे आपका क्रिकेट का प्लेयर मान लीजिए, क्रिकेट तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसमें क्या करता है, जो आपका बॉलर होता है वो भागते हुआ आता है तो उसमें उसकी बड़ी मसल्स काम करती हैं, जब बॉल फेंकता है उसकी छोटी मसल्स काम करती हैं, यानी कि उसमें बॉडीली अच्छे से अब जैसे शारीरिक रूप से ना मजबूत तो होता ही है और काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड भी होता है। ठीक है, तो बॉडीली काइनेस्थेटिक जो होगी, जो एक जो स्थिति पाई जाएगी वो इसमें पाई जाएगी खिलाड़ी में। ठीक है, बाकी स्पेशल होगी वो उससे, जैसे जो स्पेशल यानी कि स्थानिक बुद्धि होगी वो किसमें पाई जाएगी, वो जैसे आपके आर्किटेक्चर यानी वास्तुकार है उनमें पाई जाएगी। ठीक है, और जो मूर्तिकार है उनमें पाई जाती है। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो ये भाषिक वाले तो जो होते हैं, जो लिंग्विस्टिक होते हैं वो कौन से बनते हैं, नेता लोग बन जाते हैं। ठीक है, या लेखक बन जाते हैं, तो ये तो वैसे गलत हो गया। और अंतर्व्यक्ति इंटरपर्सनल नहीं होती सेल्समैन में, सेल्समैन में कौन सी होती है, इंटरपर्सनल होती है। इंटर का मतलब होता है जो अपने एक व्यक्ति के लिए, और इंटर होता है वो 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए, है ना। तो इंटर वाला कौन सा, जैसे गौतम बुद्ध, इंट्रा व्यक्तिगत जो अपने आप मन को जान ले, है ना, जैसे गौतम बुद्ध ने अपने मन को जान लिया था इस तरह से, या अपने जो सच्चाई थी इस तरह से वो जान लिया था, वो वाली बात है। अब अगला है लेव बायोस्की। अच्छा, बायोस्की का आ गया। बायोस्की क्या बोलते हैं कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, गलत है, तो पियाजे का कहना है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, यानी मैच्योरेशन ऑफ स्कीम्स लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ये होता सही, लेकिन ये पियाजे कहते हैं, बायोस्की नहीं बोलते हैं कि लैंग्वेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, जहाँ भी आपको बायोस्की मिल जाए, समाज और संस्कृति देख लीजिएगा और आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही लगा के आइएगा कि जहाँ भी बायोस्की आपको दिख गए वहाँ समाज और संस्कृति देख लीजिए, लेकिन उसके थोड़ा आगे पढ़ना भी वो आपको ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आगे जाके क्या होता है कि कहीं तक आंसर आपका पॉजिटिव दिखता है, उसके बाद आंसर गलत हो जाता है। तो आपको पूरा पढ़ना है, उसके बाद समाज और संस्कृति दिख जाए आपको लाइव बायोस्की लगा देना है, यानी कि हमारा आंसर ये वाला सही हो जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास में भाषा की बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ये बोल लीजिए, अच्छा ये संग धीरे चौथा ऑप्शन, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये उसके बारे में बोलते हैं चोमस्की बोलते हैं कि ये बच्चों में क्या होता है, शुरुआत से ही यंत्र होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी बच्चे शुरुआत से ही बिना किसी प्रयत्न के भाषा अपनी सीख जाते हैं, एक्विजिशन कर लेते हैं ना, सीखना अलग होता है। बालक की शिक्षा क्या है, देखिए बालक को करके देख लीजिए कि बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। देखिए टीचर क्या करता है, यूज रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, बिल्कुल गलत बात है, नहीं यूज़ करता है। टीचर फ्लैक्सीबल, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल जो उसकी आवश्यकता है, नीड्स हैं, उनको पूरा करता है। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, टिक लगा दीजिएगा। आगे फिर भी पढ़ लेते हैं। टीचर यूज द टेक्स्ट बुक एज द ओनली सोर्स ऑफ, बिल्कुल गलत है कि ज्ञान के लिए सिर्फ और सिर्फ बुक का यूज़ करता है, ये तो बिल्कुल गलत होगी बात। अध्यापक बच्चों की क्षमता क्या है, वर्गीकृत करने वाले आगे ना, सेग्रेट्स, यहाँ भी सेग्रेट दिख जाए, ऑप्शन गलत मान लो। मैंने आपको जब सीटेट की बताया था ना, क्या स्कोर सीटेट में कैसे किया था मैंने, या फिर आपको उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बताए थे, उसमें आपको बता दिया था पहले कि सेग्रेट करना बिल्कुल गलत है, सेग्रेट करना यानी आंसर गलत हो गया हमारा। ठीक है, मतलब ऑप्शन गलत हो गया सेग्रेट करने वाला। अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरिस्ट कल्चरल टूल्स प्ले, देखिए आ गया सांस्कृतिक उपकरण की बात आ गई, तो सीधे बायो स्किप चली जाएगी, कुछ देखना ही नहीं है, आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड ब्रॉडनिंग डेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्सेस इज, कि मतलब जेंडर रूढ़िबद्धता कम करनी है, यानी कि होता है ना जेंडर रूढ़िबद्धता क्या होती है, कैसे आप लड़के हो लड़की को तरक्की होते हैं ना, लड़के एक समान जो बात नहीं समझाती, लड़की लड़कियों को एक समान नहीं रखा जाता है, तो जेंडर रूढ़िबद्धता के अंतर्गत आ जाता है। अब कह रहा है उनको ख़त्म करने के लिए सबसे प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी, कि एक ही लिंग की योग्यता के समूह आना, बिल्कुल ये तो बिल्कुल उसको बढ़ावा देने वाली बात हो जाएगी, तो गलत हो गया। फॉर्म्ड मिक्सड सेक्स एडवेटिव ग्रुप्स एंड प्रोमोट्स डिस्कशन, यानी कि आप उन दोनों को मिलाकर, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर बैठाइए और उनको डिस्कशन करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, यानी कि इनक्रेज कीजिए, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, सही लग रहा है। इग्नोर एंड डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, बिल्कुल गलत हो गया, उन्हें अस्वीकार करना बिल्कुल गलत बात है। जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे तब तक ये जेंडर रूढ़िबद्धता यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बनी रहेगी। और क्या, टू रीइंफोर्स जेंडर रोल एज पोर्ट्रेट इन द सोसाइटी,
ये तो उल्टा प्रश्न, बहुत बिल्कुल नेगेटिव चीज़ है। क्या 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 कह रहा है कि समाज में चित्रित लिंग भूमिका को प्रबल करना बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है क्लासरूम में, उसको कैसे समझना चाहिए। एक समस्या समझनी चाहिए, एक व्यवस्थागत मुद्दा यानी एक सिस्टमेटिक इश्यू, एन एसेट एंड रिसोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको चीज़ को आप याद रख लीजिए कि बहुभाषिता को क्या एक गुण और एक साधन के रूप में समझना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अपना एक प्यारा सा सब्सक्राइब दे देना। इसी तरह से मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाता रहूँगा, प्रैक्टिस सेट आपको कराता रहूँगा। सीडीपी के 30 में से 30 नंबर लाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन बस आप वीडियो को ध्यान से फोकस करके देखिएगा। आपकी सीडीपी जो आप सॉल्व करने जाएंगे और अच्छे से पढ़ के जाएंगे, मेरे द्वारा जो वीडियो बनाएंगे, मैं वीडियो बनाऊंगा जो आपको समझाऊंगा, अगर उस तरीके से आप उसको समझते हुए चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, तो आपकी सीडीपी, ये इस बात को मैं लिख कर दे रहा हूँ, सीडीपी आप 30 मिनट की एक क्वेश्चन सेक्शन होता है, तो आप 15 से 20 मिनट के अंदर आप सीडीपी बिल्कुल ख़त्म करके रख देंगे, यानी कि और पहले ही 12 से 13 मिनट में आपकी सीडीपी कंप्लीट हो जाएगी। इतनी जल्दी से आप क्वेश्चन के आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, तो हमारे ये इस बात को ध्यान रखिए कि बहुभाषिता क्या है, हमारी एक असेट है और रिसोर्स है, यानी कि एक गुण और साधन है। इसको कभी भी एक नेगेटिव उसकी तरह मत लीजिएगा, यानी कि बहुभाषिता क्या है, एक पॉजिटिव की तरह लीजिएगा। एक गुण है और एक साधन है, यानी कि हमारे एक असेट है और एक रिसोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाई, यानी कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार एड्रेस किया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है भाई। गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनको प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, विशिष्ट निर्देश देकर नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिंग मेमोरी बेस्ड, बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है, रटने पर। गिविंग चैलेंजेस टास्क एंड एक्टिविटीज़ टू प्रिवेंट बोर्डम, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, यानी जो बच्चे का IQ काफ़ी अच्छा होता है, उन बच्चों को पता क्या होता है कि अगर नॉर्मल काम दे दिया जाए तो वो काम तो नॉर्मल उनके लिए बहुत जल्दी हो जाता है, फिर और वो बोर होने लग जाते हैं, क्योंकि वो काम उन्हें बहुत आसान सा लगता है। इसलिए जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं या जिन्हें क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं, जिन्हें चुनौतीपूर्ण काम देना चाहिए, है ना, आप इस तरह समझ चलेगा कि नेगेटिव चीज़ जाएगी। जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं और जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। उन बच्चों को आप टास्क दीजिए चुनौतियों वाले, उन्हें चुनौती वाले टास्क पसंद होते हैं, और जब आप चुनौती वाले कार्य देंगे तो उन्हें बोरियत भी महसूस नहीं होगी। ठीक, तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाई, यानी कि पठन विफल बच्चों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। तो डिसलेक्सिया का मतलब ये होता है, सीधे समझ लेना, जो बच्चे गलत पढ़ते हैं, 100 को पढ़ने में जो कठिनाई महसूस करते हैं, 100 को वर्ड्स पढ़ते हैं, इस तरह से, है ना, 100 को वर्ड्स पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के बारे में क्या कह रहा है कि एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ठीक है, अभी हमने यही पढ़ा कि जो बच्चा पढ़ेगा गलत वो लिखेगा भी गलत, ये भी हो सकता है। ये आपका यूपी टेट में बार आ चुका है। इस तरह से उनकी जटिल उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके जो, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा बिल्कुल भी कि असेसिंग देयर एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स, इस तरह से पहचान नहीं की सकती बच्चों की। फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उनके सामाजिक संस्कृति समूह को जानकर और पूर्ण सारे संस्कृति, ये इसका कोई मतलब नहीं है। 3 ऑप्शन इस तरह से ही हैं। जहाँ भी आपको डिसलेक्सिया दिख जाए, बस आप यहाँ देख लेना कि वहाँ पर लिखने से संबंधित परेशानी होगी या पढ़ने से संबंधित परेशानी होगी। यानी डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है, जो बच्चे ऐसी अधिगम अक्षमता होती है, इसमें बच्चे क्या महसूस करते हैं, पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं ना, अक्षरों का नाम उनके दाम कुछ इस तरह से प्रोसेस चलता है कि अक्षर ना उल्टे उल्टे सीधे पढ़ लेते हैं, 100 को वॉज पढ़ लेते हैं ना, इस तरह से डॉग को गॉड पढ़ लेते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द फॉलोइंग इज नॉट ए सूटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स हु आर पार्शली साइटेड, यानी कि जो आंशिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति हैं उनके लिए क्या सही नहीं है। देखिए, बोलती पुस्तकें स्पर्शीय सूचना पट, यानी टेक्स्ट टॉकिंग बुक्स और फेल्ट बुलेटिन बोर्ड्स बिल्कुल सही है। छोटी मुद्रा वाली बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे, बड़े आकार वाली बिल्कुल सही है। त्रिभुज में ये सारे हेल्प करेंगे और छोटी मुद्रा वाले क्या करें, नुकसान करेंगे। तो वैसे ही कॉमन सेंस ला के भी आंसर हल हो सकता है, नहीं भी पढ़ोगे तब भी। और लास्ट क्वेश्चन हो जाए 30 के 30 क्वेश्चन आपको होने वाले हैं कि समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है, यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके पीछे क्या, मतलब क्या आप सोच के इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब इस शब्द डाला गया, या इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में एक इसका जो बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे क्या आइडिया है, यानी क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, प्रोवाइडिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट हैंडीकैप्स, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान। देखिए, बच्चों को यहाँ अलग हो जाएगा, जब अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों की अलग करेंगे व्यवस्था, अलग अलग व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। वैसे ही
दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बहुत सही ऑप्शन लग रहा है, टिक मार देते हैं यहीं पे। फिर भी आप आगे ऑप्शन देखो, पढ़ लेना चाहिए, क्या पता और अच्छा मिल जाए कि बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक खंड की सिगरेट की बात आ गई, ऑप्शन पढ़ना ही नहीं का खत्म हो गया। बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं को पहचान कर लिया, उन्हें नामांकित करना। लेबलिंग, देखिए लेबलिंग आ गया, लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन बिल्कुल गलत है यहाँ आंसर। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा? दूसरा। दोस्तों कितनी देर हो गई है? लगभग हो चुका है आपका 34 मिनट हो गए लगभग, फिर भी ठीक है। तो आपको समझाने में थोड़ा टाइम निकला। 30 क्वेश्चन आपके इतनी देर में हो गए। अगर आपको पेडागोजी आती होगी, आप देखते ही आंसर मार देंगे, 10-15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ठीक, और वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार सा सब्सक्राइब जरूर लें। आगे आने वाली वीडियोस में आपको और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन CDB के और भी सब्जेक्ट, अन्य सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट्स के लाता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।